नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम सेल डीड से जुड़े हुए एक नए कानूनी नज़रिए पर आपसे चर्चा करेंगे। 22 नवंबर 2021 को यानी जस्ट 2 दिन पहले एक डिवीज़न बेंच सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच ने, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी थे और जस्टिस अभय ओका थे, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड ये यूँ कहें कि एक माइलस्टोन जजमेंट दिया। उनके सामने जो क्वेश्चन था कि क्या एक सेल डीड कैंसिल किया जा सकता है अगर उसमें कंसिडरेशन अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ हो तो, या कोई सेल डीड बिना कंसिडरेशन के इफेक्ट में लाया गया हो या एग्जीक्यूट हुआ हो तो क्या वो सेल डीड कैंसिल किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि जो एक सेटल्ड लॉ है कि सेल डीड कैंसिल नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि सेल डीड का सेल कंसिडरेशन अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि स्टैट्यूट में एक रेमेडी प्रोवाइड है सेलर के पास कि वो कंसिडरेशन अमाउंट के लिए जा सकता है कोर्ट में। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था एक बहुत ही फेमस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पे ये कहा गया था कि हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो नहीं सेटिसाइड किया जा सकता सेल कंसिडरेशन के अभाव में। इसमें जो आज अभी जिस जजमेंट की का जिक्र मैं कर रहा हूँ, जिस पे चर्चा कर रहा हूँ, उसमें क्या हुआ कि सिविल जज ने सूट को डिसमिस कर दिया और डिस्ट्रिक्ट जज ने फर्स्ट अपील में उसको अलाउ कर दिया, सेल डीड को फिर वैलिड डिक्लेयर कर दिया। फिर हाई कोर्ट ने जाकर फिर उसको सेटिसाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। तो इस बैकग्राउंड में हम समझते हैं, और इसके पहले कि हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी या क्या लॉ है इस पे, हम पहले देखते हैं कि फैक्ट क्या है उस केस का, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिसमें केवल किशन और के बड़े भाई होते हैं सुदर्शन कुमार, और दोनों मिलकर एक ज्वाइंट नेम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं 1976 में। और उसके बाद केवल किशन 1980 में जाके एक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर देता है अपने बड़े भाई सुदर्शन कुमार के फेवर में, और उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर सुदर्शन कुमार दो सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं। आधी प्रॉपर्टी अपने दोनों माइनर बेटे को दे देते हैं सेल डीड के जरिए, और आधी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे देते हैं। इस सेल डीड को चैलेंज करता है केवल किशन 1983 में दो अलग अलग सूट में दोनों सेल डीड को अलग अलग चैलेंज करता है। सुदर्शन कुमार कोर्ट में ये कहता है, सुदर्शन कुमार जो बड़ा भाई होता है वो कोर्ट में आकर ये कहता है कि भाई वो उस समय मस्कट में एम्प्लॉयड था और बहुत अच्छी कमाई कर रहा था, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे उसने भेजे थे अपने भाई को, और उसके भाई ने फिर जो सेल डीड बनवाया वो ज्वाइंट नेम पे बनवा लिया। इस तरीके से उसका जो मेन मलकियत है वो सुदर्शन कुमार के पास था और वो बेनामी था, उसके भाई के नाम जो है वो बेनामी था। ट्रायल कोर्ट सुदर्शन कुमार के वर्सन को एक्सेप्ट कर लेता है और सूट को डिसमिस कर देता है, और ओरिजिनल सेल डीड को वैलिड डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि ओरिजिनल सेल डीड के जो था वो उसकी कॉपी सुदर्शन कुमार के पास थी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्स्ट अपील में जाता है केवल किशन, और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सुदर्शन कुमार के बारे को लेकर ये कहता है कि सुदर्शन कुमार खुद विटनेस बॉक्स में नहीं आया। दूसरा बात कि उसके जो अटॉर्नी आए उन्होंने भी कोई एविडेंस लीड नहीं किया इस चीज़ को लेकर कि पैसा वहाँ से आया था, और जबकि ये बहुत ही आसान था ये दिखाना, क्योंकि पैसा बाहर से आया था और अकाउंट में ही आया होगा, तो ये बहुत ही आसान था दिखाना कि पैसा उनके थे। तो इस तरह का कोई एविडेंस नहीं आया, और जो उनका अटॉर्नी इंटर किया विटनेस बॉक्स में उसने भी ये बाल्ड स्टेटमेंट दिए, कोई एविडेंस नहीं लाया। तो तो डिस्ट्रिक्ट जज ने ये कहा कि भाई देखो प्रॉपर्टी में दोनों की जॉइंट मलकियत है, और जो सेल डीड दोनों वाइफ और इसके नाम किए गए हैं वो गलत है। अब डिस्ट्रिक्ट जज ने ये भी कह दिया कि बिना कंसिडरेशन के हैं दोनों की, जो उनकी माइनर सन और उनकी वाइफ की स्थिति ये नहीं थी कि वो कंसिडरेशन अमाउंट पे कर सकें, और इस सेल डीड को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अलग अलग सेपरेट अपील फाइल होते हैं, सुदर्शन कुमार अलग करता है, उसकी वाइफ अलग करती है, उनके बेटे अलग करते हैं। हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया कि चूंकि सुदर्शन कुमार कोई प्रॉपर एविडेंस रेमिटेंस का फॉरेन कंट्री से नहीं शो कर पाए थे कि उन्होंने पूरा का पूरा कंसिडरेशन अमाउंट पे किया था, और दूसरा ये भी माना कि जो उनके बेटे और उनकी वाइफ हैं उनके उनके पास भी
जो पैसा देने की कैपेसिटी नहीं थी, कहीं से ये शो नहीं हुआ है। तो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि 12% का इंटरेस्ट देकर और उसको जो भी पैसा हाफ बनता है सेल डीड का वो केवल किशन को दे दिया जाए। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये सिविल अपील नंबर होता है 6989 2021 एंड 6992 ऑफ 2021, और ये जस्ट 2 दिन पहले ये जजमेंट आया। केस का नाम है केवल किशन वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स। अब केवल किशन के एडवोकेट ने जो सबमिशन दिया उसमें उनका सबसे पहला ये सबमिशन था कि कोई एविडेंस नहीं दिखाया गया कि जो सेल डीड में कंसिडरेशन अमाउंट है उसकी पेमेंट सुदर्शन कुमार की वाइफ ने और उनके माइनर बच्चों ने किया है सुदर्शन कुमार को और या केवल किशन को। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन 5,000 का दिया गया है वो बहुत ही इनसफिशिएंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वर्थ जिस समय सेल डीड बनी वो 30,000 थी अप्रॉक्सीमेटली। तो इन चीज़ों को देखते हुए इस हाई कोर्ट के जजमेंट में एक मैनिफेस्ट एरर भी है, चूँकि वो लिमिटेशन पे गया जबकि लिमिटेशन से ये केस कवर्ड है। अब सुदर्शन कुमार के एडवोकेट ने ये कहा कि चूँकि एक लेटर लिखा था 1980 में केवल किशन ने सुदर्शन कुमार को, उसमें वो एक्सेप्ट किया था कि वो पैसा रेमिटेंस का है। दूसरा, सुदर्शन कुमार के वाइफ और बच्चों की जो अपील थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो बोनाफाइड परचेजर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इसमें, वो उन्होंने कहा कि देखिए कि एडमिटेडली कोई एविडेंस नहीं था कि उनकी वाइफ और माइनर बच्चे का कोई सोर्स ऑफ इनकम था जिससे कि वो कंसिडरेशन अमाउंट पेमेंट कर सकें। हालांकि वाइफ ने ये कहा कि वो अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे लाई थी, लेकिन उसका भी कोई एविडेंस नहीं था। जहाँ कोई एविडेंस ही नहीं है तो उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और डिस्ट्रिक्ट जज ने जो ये कहा था, ये फाइंडिंग दिखी, पावर ऑफ अटॉर्नी का एडवांटेज लेकर ये सूट लैंड ट्रांसफ़र किया गया है विदाउट एनी कंसिडरेशन। इस बात को डिस्ट्रिक्ट जज जो फर्स्ट अपील में कहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इसके पहले कि हम आगे बढ़े देखते हैं कि सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्या कहता है। चूँकि सेल को सेक्शन 54 में डिफाइन किया गया है और सेक्शन 54 ये कहता है कि सेल एक ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है और मलकियत का ट्रांसफ़र है इन एक्सचेंज ऑफ, बदले में क्या, प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड और पास्ट प्रॉमिस्ड। मीन्स कि सेल एक मलकियत का ट्रांसफ़र है, बदले में प्राइस मिलता है जो पेड हो या फ्यूचर में पे करने की बात हो। अब ये सेल होता कैसे है, तो जहाँ भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा होती है वो किसी न किसी वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए ही सेल को इफ़ेक्ट किया जा सकता है, उस ट्रांसफ़र को इफ़ेक्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। उसमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में किसी भी मूल प्रॉपर्टी का वो तभी जो टर्म्स कंडीशन होते हैं उसकी बेसिस पर एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन इस एग्रीमेंट के जरिए सूट प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट या चार्ज क्रिएट नहीं होता है। ये यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर हम पावर ऑफ अटॉर्नी को एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट टू सेल भी मान लें तो भी उसके जरिए सुदर्शन कुमार के फेवर में कोई राइट ऑफ और इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ था, जबकि वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैटेगरिकली इन चीज़ों को लेकर आता है कि वो केवल सिंपल पावर ऑफ अटॉर्नी था। तो यहाँ पर इन दोनों सेल के डिफिनीशन को देखकर एक चीज़ क्लियर हो गया कि किसी भी सेल के लिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है प्राइस का होना इसेंशियल है, और प्राइस या तो प्रेजेंट में पे हो या फ्यूचर में पे हो, पार्टली पेड हो पार्टली प्रॉमिस्ड हो, लेकिन इसेंशियल पार्ट है प्राइस का होना। अगर कोई सेल डीड बिना किसी प्राइस के एग्जीक्यूट किया जाता है और उसमें फ्यूचर पेमेंट की भी बात नहीं है तो वो अपने आप में सेल नहीं है कानून की नज़र में, और इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है और ये वॉइड है या इनवैलिड है। अब जो प्रेजेंट केस है इसमें आकर हम इन दोनों लॉज को देखें तो जो समझ आता है कि सेल डीड का कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। इस केस में केवल किशन को कुछ नहीं दिया गया, और जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ उसमें सुदर्शन कुमार की वाइफ ने और बच्चों ने आगे कुछ नहीं दिया। ठीक है,
तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया और सुदर्शन कुमार की पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर जो सेल ट्रांजैक्शन उसने अपने वाइफ और बच्चों के फेवर में किया था उसको शैम ट्रांजैक्शन डिक्लेयर किया और जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया, जिसने सेल डीड को वैलिड माना था, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड माना और एक लॉ क्लियरली लेट डाउन किया कि अगर कोई सेल ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन होता है तो वो वैलिड नहीं है। अब मेरा क्या टेक है इस, मैं क्या कंक्लूड करता हूँ इस जजमेंट से कि देखिए देर आर, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसने उस सेल ट्रांजैक्शन को सैम डिक्लेयर करने के लिए फैसिलिटेट किया। अदरवाइज लॉ सेटल्ड है कि अगर सेल हुआ है और उसमें कोई कंसिडरेशन अमाउंट है और रिसाइटल है सेल डीड में पेमेंट को लेकर, तो केवल इस ग्राउंड पे कि पैसे नहीं मिले हैं या कुछ मिले हैं कुछ नहीं मिले हैं, सेल डीड कैंसिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टैट्यूट में स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि सेलर अपने उस अनपेड प्राइस को रिकवर कर सकता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, इस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में ये कहा कि चूँकि सेल डीड में जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो पेड नहीं हुआ है, इसलिए ये सेल डीड शैम है और इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को वॉच करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपके पास सेल डीड से रिलेटेड कोई भी इशू है जिसको कि हम डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं, आपकी कोई परेशानी है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने अपने केस को, अपने प्रॉब्लम को और अपने आइडियाज़ को। धन्यवाद, नमस्कार।